बच्चों, क्या हालचाल। मैं अंशुमान सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अंशुमान फिजिक्स में। तो आज है डे 3, यानी कि चैप्टर का अंतिम दिन होने वाला है। तो हमने आपसे कहा था इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था प्रतिबिंब की स्थितियां, वो हमने आपको पढ़ा दी है। ठीक है, थ्योरी के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल के लिए। तो न्यूमेरिकल नहीं बता रहा, पर न्यूमेरिकल से लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे और ध्यान रखेंगे। सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको अच्छे से और बहुत ही तरीके से सीख लेंगे। ठीक है, अगर बच्चों को सिर्फ न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है तो अब हम आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ठीक है, ये हमारी गारंटी है आपको। चलिए, तो उसी के आगे टॉपिक शुरू करेंगे। तो हमने यहां तक पढ़ लिया था, अवतल या उत्तल दोनों की स्थितियां खत्म हो गई थी। तो बेटा अब हम समझते हैं फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। पहले इसकी प्रूविंग आया करती थी, अब इसकी प्रूविंग नहीं आती है। तो हम लोग प्रूविंग की प्रैक्टिस क्यों ही करेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से आजकल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको बात करेंगे। इसका आपको इस प्रकार डायग्राम बनाना होता है और बोलेगा कि वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध बताइए, रिलेशन बिटवीन फोकस डिस्टेंस एंड रेडियस। ठीक है, फिर भी हम आपको उसकी प्रूविंग बता देते हैं। मुश्किल से 2 मिनट की प्रूविंग है और बहुत इजी है अगर आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको एक यहाँ पे उत्तल दर्पण दिख रहा होगा, M1 x y और x है, इसे सेम यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, एक वस्तु हमारे जो है, जिससे एक वस्तु प्रकाश किरण आती चलकर जो दर्पण से परावर्तित मुख्य फोकस से होकर जाती है, क्योंकि बुक अच्छी के समांतर चल रही है तो दर्पण से परावर्तित किससे होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर गई है ना। किरण क्या था, एक अविलंब डाला गया है। ये एंगल हमारा आई है, ये एंगल हमारा आर है। दोनों में हम कोण निकालेंगे, फटाफट फाइंड करें, बहुत इजी है। अगर आप करेंगे यहाँ ए बी जे सी एफ, अगर आप जाते हैं दोनों एंगल ऐसे बनना है। यहाँ पे ये जो कोण बनते हैं ये एकांतर कोण बनते हैं, एक का अंतर एकांतर कोण कहलाता है। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी बराबर है, इसके बराबर है एंगल बी सी एफ के बराबर है। क्यों बराबर है, एकांतर कोण है। कौन से कोण है बेटा, एकांतर कोण। हाँ, प्रूविंग आती नहीं बेटा बोर्ड एग्जाम में। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान नुकसान करेगा। ध्यान से सुनो अभी तक। ठीक, ये हमारे पास आ गया एकांतर कोण है हमारे पास, यहाँ लिख लो पूरा पूरा, ये एकांतर कोण है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हमने क्या देखा, हमने ये भी पढ़ रखा परावर्तन के नियम से कि जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के क्या होता है, बराबर। यानी ये वाला आई ये वाले आर के क्या रहेगा, बराबर रहेगी। ये एंगल कौन सा है, एंगल ए बी सी, ये हो गया एंगल आई। फिर बराबर रहेगा किसके, एंगल आर के, यानी सी बी एफ, एंगल सी बी एफ के। क्यों बराबर है, क्योंकि एंगल आई आपस में एंगल आर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। परावर्तन के नियम से लिख सकते हो यहाँ। ठीक, आगे देखो, ये दोनों कोण के एलएचएस बराबर है, आरएचएस भी क्या हो जाएगा, बराबर। एंगल बी सी एफ बराबर हो जाएगा एंगल सी बी एफ की। भैया दो कोण बराबर एक भुजा बराबर कर देते हैं, सर्वांशम सिद्ध हो जाएगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मैथ में, दो कोण एक भुजा या एक भुजा दो कोण बराबर कर देते हैं तो सर्वांशम सिद्ध हो जाता है। चलिए, हमने देखो ये देखा कि दो कोण तो बराबर हो गया, अब एक भुजा की बात कर देते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, बी सी एफ से ये दिख रहा, तो यहाँ पर त्रिभुज लेते हैं बी सी एफ से। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ऐसे त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो भाई देखो सिंपल सी बात समझो, पहले ये वाली भुजा किसी बराबर होने वाली नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है, क्योंकि क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो यानी कि यही दोनों भुजा जो बची हैं ये बराबर होगी। यानी कि हम कह सकते हैं CF बराबर होगा FB के। CF बराबर किसके होगा, FB। FB तो जानती है, फेसबुक। अरे देखो, अगर तुमसे अब कहें कि देखो ये बिंदु P है और ये बिंदु हमारे पास B है, अब दर्पण का द्वारक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। अगर द्वारक छोटा हो जाता है, ये छोटा हो जाएगा, ये P है ये B है, और छोटा कर दिया, ये P है, मतलब ये बी है और ये पी है, दोनों एक दूसरे कहाँ है, पास। कहाँ एक दूसरे के पास, एकदम चढ़ बैठे कि नहीं बैठे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। कि अगर दर्पण का द्वारक, इसका द्वारक, दर्पण का द्वारक क्या छोटा, क्या हो जाए, छोटा, तो जो बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी के। किसके बराबर हो जाएगा, बी किसके बराबर होगा, पी के। काय होगा ये आपको पता है, आए समझ में।
ठीक, जहां पे बी लिखा हुआ है वहां पे लिख देते हैं पी, और वही एफ तो चल ही रहा है तो मान लो। ठीक है, एक काम करते हैं, छोटी सी लाइन याद रखिएगा, दोनों पक्षों में पीएफ जोड़ने पर। ठीक, जैसे दोनों बच्चों पीएफ जोड़ोगे तो सीएफ प्लस पीएफ बराबर पीएफ प्लस पीएफ हो जाएगा। तो यानी कि सीएफ प्लस पीएफ बराबर 2पीएफ आएगा। सीएफ प्लस पीएफ बराबर 2पीएफ। अब देखो देखो समझो, हमने यहाँ पे आपको चित्र में क्या दिखा रखा है कि P से F तक की बीच की दूरी को फोकस दूरी नहीं F से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास पी एफ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं F, फोकस दूरी है ना। ये देखो P से C के बीच की दूरी होती है हमारी R, क्या होती है R। ठीक है, लेकिन P से C के बीच की दूरी है तो देखो क्या लिखा हुआ है, P से F PF, P से F PF होगी ना बराबर पूरी, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा ये R। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। यही हमें प्रूव करना था कि F बराबर होता है R/2, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्ता त्रिज्या के आधी, याद रहेगा। ठीक, ये प्रूविंग अब नहीं आती ज्यादा, लेकिन आप इस लाइन को लिखेंगे, इसको लिखेंगे फॉर्मूले को, फॉर्मूले में ये बता सकते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। F फोकस दूरी है, R वक्ता त्रिज्या है, ये फॉर्मूला आप लिखेंगे। फिर इसके बाद इस पर ये बताएंगे कि दोनों लिख देना लास्ट में लाइन की फोकस दूरी जो होती है वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए फटाक से देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी अगली हेडिंग आती है अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध। तो इसकी भी प्रूविंग अब नहीं आती है, तो हमारे पास देखिए हेडिंग पड़ी हुई है। अब इसको हम फॉर्मूले को, इसमें केवल फॉर्मूले को बताना होगा, लेकिन आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, और डायग्राम के साथ इस प्रूविंग को लिखना है, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखिए जितने फॉर्मूले आपको बता रहे हैं, पहला फॉर्मूला बताया F बराबर R/2। अब ये फॉर्मूला, इसके बाद एक और फॉर्मूला, आप इससे न्यूमेरिकल बहुत इजी तरीके से लगा पाएंगे। ठीक, बस समझते जाइएगा। देखो एक अवतल दर्पण दिया आपने, जिसका नाम देते हैं M1 व M2। माना एक अवतल दर्पण M1 व M2 है, जिसके सामने एक वस्तु OO' मुख्य अक्ष पर स्थित है, जिससे दो किरणें चलना क्या करती हैं, प्रारंभ करती हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर जाती है, मुख्य फोकस से। अब तक तो ये थ्योरी याद हो गई होगी पिछले वाले कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, दूसरी किरण कहां से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से, और दर्पण से परावर्तन के बाद अपने मार्ग में क्या हो जाती है भाई साहब, वापस लौट जाती है। ठीक, जहां पर मिलती है काटती वहां पर एक अभिलंब डालते हैं, वहां OO' का प्रतिबिंब II' प्राप्त होता है, याद रहेगा। ठीक, तो जो क्या करना है यहाँ पे एक चीज देखो, बिंदु N से P पर मुख्य अक्ष पर, बिंदु N से मुख्य अक्ष पर क्या करते हैं, अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं, अभिलंब। इतना केवल आप लिखिएगा, तो ये पूरी थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है। इसका फॉर्मूला लो लिखेंगे, क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। बस एक चीज और लिख दीजिएगा लास्ट में, जहां f इज इक्वल टू फोकस दूरी, v बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, u बराबर होता है वस्तु की दूरी। लिख लेंगे, है ना। बस केवल UVF में संबंध पहले प्रूविंग नहीं आती है, केवल चित्र, ये थ्योरी, ये फॉर्मूला, और इसको किसको क्या बोलते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल आप तभी लगा पाएंगे जब आप फॉर्मूले को याद कर लेते हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u होता है। फिर इसमें F को फोकस दूरी बोलते हैं, V को प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं, U को वस्तु की दूरी बोलते हैं। इतना आपके माइंड में रहना चाहिए। ठीक, फॉर्मूला सिखाने की गारंटी हमारी। ठीक है, अब हमने दर्पण के लिए चित्र बना रखा है, तो चित्र के अनुसार हम इसको पहले थ्योरी को लिखेंगे, फिर फॉर्मूला इनपुट करेंगे। फॉर्मूला के बारे में बताते हैं, पहले थ्योरी समझते हैं। अब अवतल के लिए था वो, ये है उत्तल के लिए। ठीक, तो हमने क्या बोला, माना एक उत्तल दर्पण M1 व M2 है, माना एक उत्तल दर्पण M1 व M2 है, जिसके सामने एक वस्तु OO' मुख्य अक्ष पर स्थित है। किस पर स्थित है, मुख्य अक्ष पर, जिससे दो किरणें चलना प्रारंभ करती हैं। पहली किरण क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, दर्पण से परावर्तन मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। क्या होगी, प्रतीत क्यों, जा रही, टकरा के वापस चली जा रही, कहां जा रही है, वापस जा रही है ना, लेकिन यहां से जाती हुई क्या करेगी, प्रतीत होगी। जाती हुई क्या करेगी, प्रतीत होगी। लेकिन अब देखो दूसरी किरण की बात करते हैं। अब दूसरी किरण कहां जा रही है, वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद अपने मार्ग में
वापस लौट जाती है। तो वो टकरा कर तो बेटा ये यहीं से वापस चली गई, लेकिन पीछे दर्पण के जबरदस्ती को पीछे डैड डैश करके बढ़ाया गया, बुलाया नहीं बढ़ाया गया। तो दर्पण से उस पार जब जाएगी नहीं तो वहां पे क्या लिखेंगे, प्रतीत होती, क्या लिखेंगे, प्रतीत होती है। तो वो साथ साथ में बोलते जाओगे मन में या बोल के तो जल्दी तुम्हें माइंड में चढ़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा बोलने का प्रयास किया करिए, नहीं हम जो बोलना क्या होता है, प्रतीत होती है, मन में बोलते जाएंगे तो जैसा फील करिए कि सामने पढ़ रहे हैं फेस टू फेस, तब जल्दी याद होता है आपको, ठीक। तो हमने क्या किया, अब बिंदु ए से मुकच पे क्या करते हैं, अभिलंब डालते हैं, ठीक। एक अभिलंब डाल दिया, ये थ्योरी आपको लिखनी है जो कि आपके सामने लिखी हुई है पूरी, देखो साफ साफ, है ना। अब फॉर्मूला, तो क्या सर एक अवतल दर्पण का हमने फॉर्मूला पढ़ा, एक उत्तल का पढ़ने जा रहे हैं, क्या दोनों कुछ अंतर होता है? बिल्कुल नहीं। दर्पण के दोनों फॉर्मूले में कोई भी अंतर नहीं होता है, जो उत्तल के लिए था वही अवतल के लिए रहेगा, ठीक। लेकिन लेंस में चेंज होता है, लेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। लेंस जब पढ़ाएंगे तो लेंस की बात करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u, तो इसमें भी प्लस उसमें भी प्लस था। इसमें भी f को ही फोकस दूरी कहते हैं, क्या कहा जाता है, फोकस दूरी। v को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। u को क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी, ठीक। वही सेम टू सेम आए समझ में। फटाक से आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे हमारे पास क्या कह रहा है, रेखीय आवर्धन। बिल्कुल सिंपल परिभाषा आपको बताते हैं एकदम शरा से सेकंड में, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है m बराबर i अपॉन में o। i को क्या बोलते हैं भाई साहब, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक। o को क्या बोलते हैं, वस्तु की लंबाई। भाई i को क्या बोला, प्रतिबिंब की लंबाई, o को क्या बोला, वस्तु की लंबाई। m हमारा क्या होता है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन किससे नोट करते हैं, m से। अब देखो अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, जैसे i है और i अपॉन में o लिखा हुआ है ना, o भी लंबाई i भी लंबाई, लंबाई लंबाई से क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, क्या बचा 1। क्या मात्रक लिख लेगा, मान लो इसका मात्रक मीटर हो जाएगा लंबाई का, इसका मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बचा, कुछ नहीं। तो ये मात्रकहीन राशि, कैसी राशि है, मात्रकहीन। जैसे यू आर अ बुद्धिहीन, दिस इज अ मात्रकहीन, हो गई। तो इसको किससे कर रहा है, m से। तो अब इसको क्या बोलते हैं, अनुपात, क्या बोला जाता है, अनुपात। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात क्या कहा जाता है, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसको m से प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, याद रहेगा, ठीक। यह मात्रकहीन राशि, कैसी राशि है, ये मात्रकहीन राशि है। चलिए आया समझ में। तो पूरा फॉर्मूला एक बार देख लीजिए। फॉर्मूला होता है m बराबर i अपॉन में o इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन में u, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा और इसकी डिफिनेशन हमने आपको बता दी। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक। अब जब ये फाइनल पूरा चैप्टर पूरा हो जाएगा, इस वीडियो के लास्ट में आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसके जो नोट्स है पूरे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां जाके आप नोट्स को ले सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास बोले दर्पण के भैया उपयोग बताओ, क्या क्या उपयोग है अवतल का, उत्तल का। तो भाई दर्पण का तो पहला उपयोग समतल पर तुम जानते हो, चेहरा देखने में, ऐसे ही निहारते वाला, है ना, ताकते रहते सांझ सवेरे चेहरे को, है ना। तो हम लोग दर्पण का इस्तेमाल करते हो ये चेहरा देखने, समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हो, देखते हो दिन भर ऐसे। आज के लड़के सेल्फी रहती टेढ़ा मुंह बना बना के, है ना। कुछ लोग देखो मुंह में एकदम लगा लेते हैं कैमरा को, फोन को, क्योंकि फोन से चेहरे ज्यादा महंगा उनका फोन है ना, चेहरा तो बेकार 2 कौड़ी का है, ठीक है। वैज्ञानिक उपकरणों में प्रकाश के किरण को यानी पथ को मोड़ने में इस प्रकार से, अरे वैज्ञानिक क्या मतलब, हम लोग भी तो करते हैं। कई बार देखा होगा जब छोटे बच्चे खेला करते हैं तो शीशा को ले लेते हैं हाथ में, है ना, किरण आती भी टकराती उधर, पकड़ो पकड़ो करते रहते हैं, है ना। तो वैज्ञानिक द्वारा प्रकाश के पथ को, किरण का पथ को क्या करने पे, मोड़ने पे, इधर से किरण आ हमने मोड़ दिया, है ना, प्रकाश को पथ को मोड़ने में। आगे बढ़ते हैं, आगे बेटा क्या कह रहा, अब बात कर रहा है भैया दर्पण का उपयोग में, अवतल दर्पण का उपयोग बताओ। हाँ, दाढ़ी बनाने वाले शीशे के रूप में। तो क्या शीशे से दाढ़ी बनेगी, नहीं बेटा, ये जो शीशा देख रहा है उसकी बात हो रही है। अब ऐसा शीशा तो कहीं नहीं देखा जल्दी, है ना। देखो जब आपने देखा होगा बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह जो होते हैं, मेकअप करते हैं, हीरो वगैरह हीरोइन वगैरह का, तो देखना वो लोग कई बार शीशा लेके कुछ लोग खड़े रहते हैं गोल गोल सा, उस पे अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्लियरेंस के लिए, ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है। कई बार तुम बड़े बड़े सैलून में भी जाओगे, जैसे सामने तो प्लेन मिरर लगा होता है, उसको कुछ एंगल्स में झुका के लगाया जाता है, कई बार उसकी बात बाद में करेंगे। जब एंगल में झुका के लगाते हैं तो उसमें तो मान लो दिखता है हमें, ठीक।
लेकिन जब क्लियरेंस के लिए वो कई बार दर्पण दिखाते हैं अलग से, सर ये लीजिए चेक कर लीजिए कि आप अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, वो हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कभी आपने ये गेस किया है, जैसे सैलून में बाल कटाने गए, जब आप कुर्सी में बैठ जाते हैं तो आप देखते हो कि शीशे के अंदर जब आप देखते हो तो आपकी इमेज कई बार बनती जा रही है। वो कैसे बनती जा रही है, किस प्रकार से कितनी इमेज बन रही है, क्या वो अनंत प्रतिबिंब बना रहा है क्या, ये चेक किया जा सकता है। सोचो और इसका आंसर कमेंट में करा जाए, ठीक है। अब बात करते हैं अवतल दर्पण का दूसरा उपयोग, रोगी के नाक कान इत्यादि में लाइट को डालने के लिए। इस प्रकार से आता है डॉक्टरों के पास, आपने देखा होगा। इससे क्या करते हैं, इसमें कौन दर्पण लगा होता है, अवतल, ठीक, जिससे प्रकाश को क्या करते हैं, चेक करते हैं, प्रकाश डाल के नाक कान गले इत्यादि चेक किया जाता है। फिर दर्पण का उपयोग बात करेंगे, उत्तल दर्पण के उपयोग की बात करेंगे भैया। स्ट्रीट लाइट हो गया, ऐसे खंभों इत्यादि में लाइटें लगी होती है स्ट्रीट, उसमें किया जाता है। और साथ में वैज्ञानिक उपकरणों के प्रकाश की किरण को पथ को मोड़ने में, नहीं भाई साहब ये गलत हो गया, गलत छप गया है। यहाँ पे लिख सकते हो कार के साइड शीशों में, क्या लिखोगे, कार के साइड शीशों में, कार के साइड शीशों में, ठीक है, लिख लोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास हेडिंग आती है विरल माध्यम और सघन माध्यम। अब यहां से शुरू होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। जब ये समझेंगे तभी हमें प्रकाश का अपवर्तन समझ में आएगा। तो परावर्तन समझ लिया, परावर्तन का मतलब होता है किरण आएगी, टकराएगी और वापस वहीं चली जाएगी, है ना, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में जाएगी, ये होता है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अगर आप अपवर्तन की बात करेंगे तो प्रकाश क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। मान लो वायु से कांच में, कांच से वायु में, या फिर कांच से जल में, जल से बाहर आएगा वायु में, कहीं पे भी जाएगा, वो एक अलग बात है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, वहां हमारा अपवर्तन होता है। अपवर्तन के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक। अब बात करते हैं विरल माध्यम, इसमें कई सारे फॉर्मूले भी हम आगे आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास को स्किप करके कुछ लोग 2x की स्पीड में देखने लगते हैं, स्किप कर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेन बात आप नहीं सुन पाए, इतने तुम तेज नहीं हो, है ना। तो अभी इसके कई सारे फॉर्मूले NG GNA, इस वाले न्यूमेरिकल बच्चे बहुत रखते हैं। 1/f वाले न्यूमेरिकल तो कई बार लगा लोगे, एलसीएम लेना, नॉर्मली सॉल्व करना बिल्कुल इजी, वो लग जाएंगे। ANG GNA ANW ये वाले न्यूमेरिकल बहुत थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, पर आपको एकदम सॉलिड तरीका देंगे जिससे आपको एकदम इजी तरीके से आ जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं विरल माध्यम की। विरल माध्यम क्या होता है, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, ठीक, विरल माध्यम कहलाता है। सघन माध्यम क्या होता है, ऐसा माध्यम से प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, सघन माध्यम कहलाता है। कहने का मीन्स क्या है, यहाँ पे प्रकाश किरण वायु से कहां जा रही है, कांच में, है ना, वायु से कहां जा रही है, वायु जो है कांच के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, कांच से सापेक्ष क्या है, विरल माध्यम। मतलब अगर तुम ये सोचो यहाँ पे कांच बिछा दिया जाए अगर, तो क्या कांच में चलना आसान है क्या, टुकड़े वाले की बात नहीं कर रहे हैं, तो जो टुकड़े में उसमें चल ही नहीं पाओगे, बिचक बिचक के चलोगे, है ना, टुकड़े वाली बात थोड़ी कर रहे हैं। चिकना वाला कांच एकदम बिछा दिया जाए तो दौड़ना कठिन काम है ना, पता चला अभी रपट गया सीधे 32 बाहर, है ना। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, वायु। वायु मतलब ये नहीं कि हवा में चलना है, पवन पुत्र बन जाए ना लोग, हवा में नहीं चलना बेटा। हवा में चलने का मतलब जो हमारे इर्द गिर्द क्या हवा तो है ना, तभी तो सांस ले पा रहे हो, है ना, हवा है तो ऐसे हम चल रहे हैं, तो ये हवा में ही चल रहा है, हवा के ऊपर नहीं चल रहा है, हवा में चल रहा है ना, ठीक। तो ये है वायु। तो वायु जो है उसमें चलना आसान है, अभी हम यहाँ से बाहर दौड़ भी सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, आगे भी जा सकते हैं। लेकिन कांच में चलना इतना आसान नहीं है, तो कांच में स्पीड कम हो जाएगी, वायु में स्पीड क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो वायु क्या है हमारा, विरल माध्यम है। कांच क्या है हमारा, सघन माध्यम, क्योंकि इसमें स्पीड आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वो विरल, और जिसमें कम होती है वो होता है सघन। समझ गए, किसमें स्पीड ज्यादा, किसमें ज्यादा, विरल में, किसमें ज्यादा, विरल में, किसमें कम, सघन में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा क्या बोल रहा, प्रकाश का परावर्तन। अभी हमने बताया कि भैया जब प्रकाश किरण टकरा कर वापस जाती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन। और जब टकरा के आर पार निकल जाए, विचलित हो जाए, क्या हो जाए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, मान लीजिए पहला माध्यम है दूसरा माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, क्या हो जाती है। अब क्यों हो रही विचलित, ये भी समझो। देखो भाई साहब हमने क्या बताया, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा चित्र में, है ना। तो मान लो ऊपर वाला हमारा जो है विरल माध्यम, नीचे वाला हमारा क्या है, सघन माध्यम है। हमको इतना तो पता ही कि विरल माध्यम में स्पीड ज्यादा रही होगी, है ना। चलो यहाँ पे बना के दिखाते हैं आपको, परावर्तन का मतलब समझो पहले, ठीक, क्योंकि परिभाषा तो आप याद ही कर लेते हैं, ठीक है। विरल माध्यम तो स्पीड बहुत तेज, धुआंधार एकदम स्पीड से चली आ रहे थे, मान लो, ठीक। विरल माध्यम हमारी स्पीड क्या थी, ज्यादा थी। अब सघन माध्यम में
खूब स्पीड में चले आ रहा है, जैसे स्पीड सघन माध्यम में पहुंचे, जैसे सघन माध्यम में स्पीड हमारी क्या होगी, स्लो होगी। जाना कहां से था, यहाँ जाना था। अगर देखा जाए तो जाना यहाँ था, स्पीड हमारी क्या हो गई, ये कम हो गई कि नहीं हो गई। जब स्पीड क्या कम हुई, जाते सीधे तो विचलित हुए कि नहीं, अपने मार्ग से क्या हो गई, मार्ग जो था वो ये था, मार्ग होगी कहाँ, अभिलंब की ओर आ गई, विचलन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, इसी को बोलते हैं विचलन होना। एक झुक जाना, हो सकता दूर निकल जाए, पहले धीमे आज तेज हो गई अचानक से, है ना। विरल माध्यम से किसमें गए, सघन माध्यम में। जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो उस अपने मार्ग से क्या जाती है, वो विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। याद रहेगा, प्रकाश का क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे समझते इसका मीन्स क्या, पहले समझते फिर पढ़ के बताते हैं, ठीक है। विरल माध्यम क्या होता है, तो विरल माध्यम से जब प्रकाश के सघन माध्यम में जा रहे, तो पहले स्पीड तेज थी, अचानक से स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई। क्या हो गई, स्लो। जाना कहां था, एकदम सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन स्लो हुई ना स्पीड, स्लो होने पर अभिलंब की ओर झुक गई। कहां हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। लेकिन देखो, जब हम सघन से विरल में गए तो जाना चाहिए था, देखो पहले स्लो 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 आ, स्लोली 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 चले आ रहा था, बढ़िया गाना लगा के कान, स्लोली स्लोली, है ना। लेकिन अचानक से विरल माध्यम मिल गया, मतलब खाली रोड मिल गई। विरल मतलब खालीपन, है ना, सघन मतलब भरापन, खाली रोड मिल गई, एकदम से गियर मार दिया चौथा, तो स्पीड क्या हो गई, तेज हो गई। जाना कहां चाहिए था, यहां से, चाहिए नहीं चाहिए था, तो अभिलंब से क्या हो गया, दूर हट गए। अभिलंब से क्या हो गए, दूर हट गए। आया समझ में। तो यानी कि प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, लेकिन जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन से क्या जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। याद रहेगा, बोलो बेटा। ठीक, ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, वो उसकी थ्योरी। अब आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट लिखा हुआ है भाई साहब। नोट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि आवृत्ति और तीव्रता चेंज नहीं होती है, यानी कि प्रकाश किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसकी आवृत्ति और तीव्रता में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक, यानी उसमें कोई भी चेंजमेंट आने वाला नहीं है। देखिए नंबर 2, अपवर्तन का मुख्य कारण जो होता है वो अलग अलग माध्यम होते हैं। भैया जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तभी उसका विचलन हो रहा है, अर्थात विचलन नहीं होगा। तो अगर एक माध्यम दूसरे माध्यम नहीं जाएगी, प्रकाश किरण टकराने लगेगी, टकराकर कहां जाएगी, वापस, है ना, विचलन ही नहीं होगा। लेकिन प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम से अपने मार्ग से विचलित हो रही है, स्पीड तेज कभी धीमी हो रही है ना, इस वजह से वो कभी आगे कभी दूर हो रही है ना, आगे पीछे हो रही है ना, इस वजह से वहां पे विचलन होता है। क्या होता है, ठीक है। तो अपवर्तन का जो मुख्य कारण है वो अलग अलग माध्यम होना है और अलग अलग माध्यम में उसकी चाल यानी कि विचलन। ठीक, दोनों बात याद रहेंगी। ठीक, प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या नहीं परिवर्तित होगी, उसकी आवृत्ति और तीव्रता में चेंजमेंट ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा अपवर्तन के नियम। तो इसमें जो नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो दूसरा वाला कई बार पूछा जाता है, जिसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। पहले पहला वाला पढ़ लेते हैं फिर दूसरे वाले पे आते हैं ना। लेकिन दो नियम होते हैं मुख्य, तो पहला वाला वो पहले वाले की तरह ही है, याद हो अगर, जैसे कि ऐसे बनाया था हमने, पर ऐसे बनता नहीं है, पर हम आपको एक एग्जांपल दे रहा है। तो जैसे जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं, जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। अब यहाँ पे परावर्तन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, अपवर्तन। क्या हो रहा है, अपवर्तन। तो यहाँ पे अपवर्तित किरण होगी। कौन सी किरण होगी, अपवर्तित। यहाँ पे होगी अपवर्तित किरण, याद रहेगा। यहाँ पे परावर्तित किरण थी, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण। यहाँ पे था आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ये डाला था अभिलंब, ऐसे तो था कुछ। वहां पे परावर्तित किरण थी, पर यहाँ पे अपवर्तित किरण होगी क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या बोलेंगे, आपतन कोण के मुख्य दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित नहीं होगा, यहाँ पे अपवर्तित होगा। क्या होगा, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं, याद रहेगा। ठीक, ये हमारा परावर्तन का कौन सा नियम हो गया, पहला नियम। तो अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम बेटा क्या कह रहा है हमारे पास, तो पहली बात तो जो दूसरा नियम है वो हमेशा दो माध्यम की लगता है और एक ही रंग का प्रकाश के लिए। प्रकाश का रंग तो एक ही होता है, श्वेत, है ना। फिर वो बाद में पड़ेगा दीप की ओर में टूट जाता है। जब वो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर वगैरह में, जब प्रिज्म वगैरह पढ़ेंगे तब वहां पे आपको बताएंगे प्रकाश में जो रंग होता है वो वाई इंद्रधनुष देखा होगा, अलग अलग रंग का दिखता है, वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी प्रकाश जो बड़ा दो माध्यम के, क्योंकि हम एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाना, मान लो सघन से विरल में, है ना।
तो दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश के लिए, दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश के लिए फॉर्मूला होता है n बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर। अब ये बताओ साइन को हिंदी में क्या होता पता है? कमेंट करोगे बताओ भाई साहब, साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ठीक है, चलिए हम बता तब तक। साइन को बोलते हैं ज्या, क्या बोलते हैं? आई को अभी बताया हमने आपतन कोण, क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक, आर को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण, क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। आई को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आर को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। साइन को हिंदी में बोलते हैं जा। ठीक है, तो आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा, आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा का अनुपात, इस डंडी को क्या बोलेंगे भाई साहब? डंडी को क्या बोलेंगे? इसको उसको अनुपात बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अनुपात। तो आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या पूरा बना? पूरा पूरा। ये किसी दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश के लिए, दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। याद रहेगा। ठीक, देखो इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। एन, इसे एन को क्या कहते हैं? यहाँ पे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। किसी माध्यम का अपवर्तन माध्यम की प्रकृति, रंग, तरंग दैर्घ्य व ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, ये जो अपवर्तन है ये किस बात पर निर्भर करेगा? प्रकाश के प्रकृति, रंग किस प्रकार के रंग है उस पर डिपेंड करेगा प्रकाश के, और तरंग दैर्घ्य पर और उसके ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश की उत्क्रमणिता की। तो उत्क्रमणिता का मतलब क्या होता है? देखो उत्क्रमणिता मतलब होता है माध्यम को पलट देना, यानी कि प्रकाश कण एक माध्यम से कहां जा रही है? दूसरे माध्यम में जाएगी तो यहाँ पलट जाता है माध्यम। ठीक है, इसका मेन फॉर्मूला मैं आपको बताना है। तो पहले देखो हम बात करते हैं ये होता क्या फॉर्मूला, इसको ANG। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वायु के सापेक्ष कांच का माध्यम। एन को मान लो जो एक प्रकार से हम सापेक्ष पढ़ते हैं, एन को क्या पढ़ा जाएगा? सापेक्ष। ठीक, अब हम यहाँ पे बात किसकी करें? जब प्रकाश कण एक माध्यम से कहां जा रही है? दूसरे माध्यम में जा रही है हमारे पास। ठीक है, तो प्रकाश कण एक माध्यम से कहां जा रहा है? दूसरे माध्यम में। तो एक माध्यम से किससे जा रहा? पहले हम ये लिखेंगे, जैसे मान लो प्रकाश कण वायु से, वायु यानी कि ए, कहां जा रहा है? कांच में। किसमें जा रहा है? कांच में, यानी जी लगा दे और बीच में लगा दो एन। एन है जो दो अलग अलग माध्यम, वैसे वायु और एक हो गया कांच, दो अलग अलग माध्यम है। एन क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। एन क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो यही हमारे पास है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, इस प्रकार से हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके थोड़ी सी छोटी सी प्रूविंग होती है, आपको प्रूविंग बता देते हैं। इसी से आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। बहुत छोटी प्रूविंग है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए प्रकाश किरण जो हमारे पास है, प्रकाश किरण वायु से किसमें जा रही है? वायु से किसमें जा रही है? कांच में जाती है। ठीक है, उत्क्रमणिता मतलब होता है माध्यम पलट देना। ठीक है, जब जाती है तो क्या होता है? मान लीजिए हमने स्नेल का नियम लगाया, एन बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर लगेगा। यहाँ वायु से किसमें गई? कांच में गई, वायु से कांच में। अब प्रकाश का किरण का मार्ग पलट देते हैं। किरण का मार्ग क्या कर देते हैं? पलट देते हैं। पहले कहां से कहां जाएगी? ऊपर से ऐसे, अब जाएगी नीचे से ऊपर। ठीक, अब मार्ग पलट दिया। जब वो प्रकाश किरण आई तो यहाँ बनता है आपतन कोण। ये क्या बनता है? आपतन कोण। क्या बनता है बेटा? ठीक है, ये बना आपतन कोण जब आई, और यहाँ बनता है अपवर्तन कोण। लेकिन अब किरण कहां से जा रही है? नीचे से। कहां जा रही है? नीचे से जा रही है, तो ये बनेगा आपतन कोण और यहाँ निकल जाएगा, ये बनेगा अपवर्तन। ये आर और वो हमारा हो गया आई। ठीक, यानी कि देखो यहाँ पे जो आर है वो आई यानी आपतन कोण का काम करेगा, जो आई है वो परावर्तन कोण का काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? ठीक, तो माध्यम पलट गया। यहाँ पे हम लिखोगे कांच से, किससे? कांच से किसमें गई? वायु में। ठीक, यहाँ पे GNA काम करेगा, बराबर रहेगा साइन आर अपॉन में साइन आई। ठीक है, समीकरण 2 ये हो गया समीकरण 1, 1 गुणे कर दो 2। ठीक, तो ANG गुणे GNA हो जाएगा साइन आई अपॉन में साइन आर गुणे साइन आर गुणे साइन आई। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ए जी ने लिया और नीचे, तो ANG बराबर आ गया 1 अपॉन में G। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है। प्रूविंग आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो दिक्कत नहीं। प्रूविंग वगैरह नहीं आती, सारी प्रूविंग हट चुकी लगभग। ये आपका मेन फॉर्मूला है, NG बराबर 1 अपॉन में G है। ठीक,
ऐसे ही जरूरी नहीं कि यहाँ पे जी लिया है तो केवल जी ही रहेगा, आप यहाँ पे जल यानी वाटर W का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मान लो हीरा बोल रहे डायमंड है D का भी इस्तेमाल हो सकता है, एनी अदर किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन हाँ, पलट के आप तभी लिखोगे जब ए लगा हो, चाहे आगे ए लिखा हो, जैसे ANG लिखा हुआ, मान लीजिए हम लिखते WNA, अभी भी लिख सकते हैं, इसको पलटा के ANW लिख, क्या लिख देंगे ANW। कब? जब ए लगाओ, चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे। अगर ए नहीं लगा है, मान लो दो माध्यम है, एक है कांच एक है वाटर, तो कांच से मान लो कांच से वो जल में गई तो बीच में तो एन लगेगा, पर इस फॉर्मूले को इसके तरीके नहीं लिख सकते, इस फॉर्मूले को इसकी तरीके से नहीं लिखेंगे, ये केवल ए के लिए, ए मतलब ये वायु के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बताते कैसे लगेगा। तो ये जो प्रकाश की उत्क्रमणिका होती है, यहाँ पे तीन माध्यम काम करेंगे, है ना। ये मतलब मान लो जैसे पहले वो वायु से जल पे, जल से कांच में ऐसे जाएगी, तब यहाँ पे बनता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बनेगा कैसे, यहाँ पर फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। प्रूविंग हम नहीं बताएंगे अभी, प्रूविंग थोड़ी लेंथी है, क्या करेंगे आप जान के ज्यादा, ठीक है। तो WNG, ठीक है, प्रूविंग इसलिए नहीं बता रहे बेटा, पेपर में नहीं आती है आपके, ठीक है। जो इजी प्रूविंग है वो आप जान सकते हैं, बाकी सब इंटर में आपको दोबारा से सारी प्रूविंग मिलेंगी आपको, ठीक है, इंटर के लेक्चर्स में मिल जाएंगे आपको। तो WNG बराबर फॉर्मूला कैसे होता है, तो आगे वाला जो माध्यम है इसको ले आओ नीचे और पीछे वाला माध्यम को लगा दो ऊपर, तो WNG बराबर ये लगाया W, ये लगाया, बस आगे AN लगा दो। क्या क्या लगा दोगे, AN क्यों लगा दिया, अरे इसे मान लो ये पेन है ना, पेन की इर्द गिर्द क्या है, वायु, वायु तो अपने आप प्रेजेंट है ना, हमें प्रेजेंट करनी पड़ रही क्या, नहीं ना। जैसे मान लो ये कांच का है, काएगा इसके आसपास क्या है, वायु तो है ही है ना, तो वायु हर किसी के आसपास मौजूद है। यानी कि जब माध्यम में अगर दो माध्यम को अलग भी कर दोगे अगर तुम, तो वायु अपने आप उपस्थित हो जाएगी जगह, क्या हो जाएगी, हवा अपने आप आ जाएगी। जैसे मान लो हमारे पास एक कांच था और एक जल है, दोनों को हमने अलग कर लिया, कांच को निकाल लिया बाहर, तो कांच को जैसे पानी से अलग करेंगे तो उसके इर्द गिर्द क्या आ गई, वायु, और जो पानी था उसके इर्द गिर्द क्या आ जाएगा, वायु, है ना। दो माध्यम अलग करते क्या आ जाएगा, वायु, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनाएंगे, आगे वाला नीचे और पीछे वाला ऊपर, ठीक, चला जाएगा, आगे AN लगा कुछ भी। ये है प्रकाश किरण जो है वो हमारी कहा वाटर से यानी जल से, इसमें गई कांच में। मान लो तुम कहते हो हीरे से पानी में जाती है, मतलब डायमंड से किसमें गई, वाटर में, तब भी फॉर्मूला सेम, DW चला जाएगा ऊपर, AN लगा देंगे, ये इसका बन जाएगा फॉर्मूला। आया समझ में। न्यूमेरिकल इसके कई बार आते हैं तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल जब पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे हमारे पास आता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है, ठीक, इसके भी कई बार न्यूमेरिकल आते हैं, इसका फॉर्मूला आपको बताते हैं, n बराबर होता है 1/SIC। T जो है एक क्रांतिक कोण है, n हमारा अपूर्णांक था, ठीक। देखो ये हमारे पास का डायग्राम बना, तो ये हमारा जो बना वो बना हमारा आपतन कोण, क्या कहते हैं, आपतन कोण, आई को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन यहाँ पे बनता है R जो कि 90 है यहाँ पे, लेकिन R को बोलते कुछ और है, अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, याद रखना, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। फिर से, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। आए समझ में, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, इसे क्रांतिक कोण कहते हैं, इसको C से प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या रहेगा, फॉर्मूला, ठीक, याद रहेगा। आगे बढ़ा जाए, आगे आगे हमारे पास अंतिम हेडिंग बनती है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन। अगर आपने कभी हीरा देखा है ना, हीरा बेटा देखा है तुमने, है ना, तो हीरा तो देखा ही होगा। तो हीरा जो होता है आपने कि उसकी डिजाइन हमेशा सेम होती है। हीरा नहीं देखा है, गरीब इंसान हो तो नकली अंगूठी जो पहनते हैं लोग नकली, तो उसमें वही सेम डिजाइन का लगाया जाता है। तो वो जो हीरा होता है सेम, और उसके ओरिजिनल हीरे की शेप भी सेम रखी जाती है। तो ये तुमने अगर ध्यान दिया होगा, उसकी शेप क्या ऐसी ही पाई जाती है क्या हमेशा, नहीं। हीरे जब खदान से निकलते हैं, कोयले की खान से, तो नॉर्मली होता है एकदम पत्थर की तरीके पे, इसको काटा जाता है, काटा जाता है। सुना होगा कावत हीरे को हीरा काटता है ना, काटा जाता है, काट के उसको इस डिजाइन में दिया जाता है। हमेशा वही डिजाइन क्यों दी जा रही है, इसका ये रीजन है कि डिजाइन देंगे तब उसमें प्रकाश का क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी हीरे के चमकने का जो रीजन है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे हो रहा है, देखो, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर देते, क्रांतिक कोण का मान 90 था, पीछे बताया अपने आप, है ना, 90 डिग्री था, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या कर देते हैं, अधिक कर देते हैं। तो प्रकाश किरण सघन से विरल में ना जाकर सघन में वापस लौट जाती, सघन से विरल में ना जाकर सघन में वापस लौट जाती। कब लौटेगी,
जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा। जब क्या होगा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो प्रकाश किरण सघन से विरल में न जाकर सघन में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, इसकी दो शर्तें होती हैं। ये डेफिनेशन गलत लिख गई है, ठीक, यहाँ पे लिख लीजिएगा। जब प्रकाश किरण आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर देते हैं तो प्रकाश किरण सघन से विरल में न जाकर सघन में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्णांतिक परावर्तन। ठीक है, इसकी दो शर्तें होती है। नंबर एक, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। नंबर एक शर्त ये है। नंबर दो, प्रकाश किरण सदैव सघन से कहां जानी चाहिए, विरल जानी चाहिए, पर जा तो नहीं रही है पर जानी चाहिए, नियम है, शर्त है इसकी कि प्रकाश किरण सदैव सघन से कहां जानी चाहिए, विरल में जानी चाहिए। अब एग्जाम्पल, तो हीरे का चमक रहा है, हीरा जो चमकता है उसका मेन रीजन यही होता है। जल के भीतर जो वायु के बुलबुले बनाते हैं, देखा होगा कुछ बच्चे से साबुन आबुन धुलते हैं, ऐसे बुलाते हैं, फिर कई बार स्टिक वाला आता है, नहीं बुलाए जाते गुब्बारे, बोले वो बुलबुले भी चमकते हुए आपको दिखाई देते होंगे। उसका भी मेन रीजन पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, मरीचिका, मरीचिका मतलब होता है इल्यूजन। जैसे तुमने मूवी अगर देखा होगा, जब लोग रेगिस्तान में निकल जाते हैं, भयंकर प्यास लगी होती है, अब पानी नहीं दिख रहा होता है, कहीं पे भी प्यास लगी होती बराबर, लोग चलते जा रहे, तुम्हें कहीं कहीं पानी दिखाई देता पर होता नहीं है ना। कई बार आपको भूत दिख गया पर होता नहीं है, वो है तो इल्यूजन। पर भूत वाली बात नहीं है, पर ये रेगिस्तान में जो दिखाई देता है ये इल्यूजन है, रियल बात जो क्रिएट होता है प्रकृति की वजह से क्रिएट हो रहा, वहां पे दिखाई दे रहा, जो आपको वास्तव सबको दिखाई देगा, वो बोलते हैं मरीचिका। क्या बोलते हैं, मरीचिका। ठीक, इल्यूजन, ठीक है, जो रेगिस्तान पानी वगैरह दिखाई देता है। ये एग्जाम्पल थे। यहां से हमारा चैप्टर क्या हो गया, खत्म। हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स की जो क्लास हम स्टार्ट करें वो आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम पहले आपको फॉर्मूले बताएंगे और सारे फॉर्मूले को डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर कब यूज किया जाता है। एक क्लास में सारे न्यूमेरिकल खत्म करने का प्रयास करेंगे, तो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। ठीक है, ज्यादा ज्यादा न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे देंगे, जिससे आप अच्छे से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आई, बढ़िया लगी, पसंद आई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।